नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति था विकास दुबे, जिसके खिलाफ पहले से ही करीब करीब 60 घटनाएं एफआईआर टाइप की दर्ज थीं। उसने और उसके बंदों ने मिलकर के 8 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुठभेड़ किया और उनकी ऑन स्पॉट हत्या कर दी गई। वो शहीद हो गए। सबसे पहली बात तो जब इस प्रकार की घटना होती है तो उनको उसी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए जैसे बॉर्डर पे कोई सैनिक शहीद होता है। ये पहली घटना नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश में या भारत में हर साल 500 से 800 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। उनको शहीद की संज्ञा दिया जाना चाहिए, उनके साथ शहीद जैसा सम्मान दिया जाना चाहिए। 500 से 800 शहीद हर साल भारत में होते हैं क्योंकि भारत की ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी विसंगतियां हैं, समाज में ऐसे प्रकार के आचरण हैं, हमारी शैक्षिक व्यवस्था इस प्रकार से लचर है, विद्यालयों में बिल्कुल भी एथिकल नॉलेज या मोरल एजुकेशन ना के बराबर है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो पुलिसकर्मियों की जान जाती है, शहीद होते हैं, वो भारत में ही है। दूसरे स्थान पर यूएस से आता है, वहाँ पर 80, 90, 100 इस प्रकार के पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष शहीद होते हैं। लेकिन भारत में 500, 600, 700, 800, 900 तक भी पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इसमें हमारे समाज की कोई गलती है, हमारे राजनीति की कोई गलती है, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ खामियां हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में खामियां हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विकास दुबे नाम का जो एक क्रूर, एक निर्मम, एक अपराधी, एक दुष्ट प्राणी जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, वो राजनीति में जाना चाहता था, पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। और आज हमारे देश की राजनीति का एक प्रकार से अपराधीकरण हो रहा है। संसद में जितने भी सांसद हैं, अधिकांश सांसद ऐसे, जब 2019 का जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें कई सारे ऐसे सांसद संसद में आए जिनके खिलाफ पहले से ही बहुत सारे आपराधिक प्रकरण उनके ऊपर चल रहे हैं या चल चुके थे या एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हैं। यानी राजनीति का एक प्रकार से अपराधीकरण हो गया है। इसमें उनके जो चमचे होते हैं या उनके जो पालतू कुत्ते टाइप के होते हैं, वो समाज में ऐसी गलत गलत भ्रांतियां, लोगों में हिंदू मुस्लिम करके मतभेद पैदा करना, इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं। आज भी जब ये घटना हुई है तो इसमें किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू मुस्लिम की बात को बीच में लेकर के नहीं आना चाहिए। विकास दुबे नाम का गंदा प्राणी, वो तथाकथित रूप में ब्राह्मण से ताल्लुकात रखता है, लेकिन उसके इस कृत्य को एक गंदी नाली का कीड़ा के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। वो किसी जाति, धर्म, मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं जो करते हैं वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से उनका कोई भी सरोकार नहीं हो सकता है। उनको एक अधर्मी व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उसी प्रकार से उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। पहले ऐसा कहते हैं बड़े लोग कि पहले ऐसा होता था कि गाँव में इस प्रकार का सिस्टम, इकोसिस्टम बना रहता था, पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार से होता था कि कोई भी जब घटनाएं होती थीं तो उसके मुखबिर या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो जाकर के थाने में रपट लिखवाता था या सूचना दे दिया करता था। लेकिन आजकल लगभग इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा इस प्रकार से कि जो लोग गलत कामों में लगे हुए हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उनका जो नेटवर्क है इतना ज़्यादा बड़ा है, बढ़ा हुआ है कि वो गलत काम कर दें, उसके बाद उनका कोई ना कोई नेटवर्क सभी जगह पहुंचा रहता है। थानेदार या कोई भी पुलिसकर्मी उनके यहाँ पर आ रहा है, आने वाला है, उसकी सूचना उनको पहले ही मिल जाती है।
वो पूरा इंतजाम करके बैठे रहते हैं कि आएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। कानपुर देहात की ये जो घटना हुई है लगभग इसी श्रेणी में है। उस विकास दुबे नाम के गंदे प्राणी को इस बात की भनक पहले से ही हो चुकी थी कि पुलिसकर्मी उसके पास आएंगे, उसको लेकर के जाएंगे थाने में। उसने पहले से इंतजाम किया था और उनकी माता जी का खुद बयान है कि उसने केवल पॉलिटिकल को जो पॉलिटिकल लालच है उसके चक्कर में आकर के उसने इस प्रकार के गलत काम किए और इसके पहले भी 50-60 उसके ऊपर केस चल रहे थे। सरकार को इसमें श्रद्धांजलि अर्पित किए माननीय योगी जी, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इसमें पुलिस सुधार में बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, करने चाहिए। जैसे 1977 में एक डीजीपी हुआ करते थे, डीजीपी का नाम है प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक कह सकते हैं कि सुधार आयोग का गठन किया गया था, कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1977 में। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1977 से 1981 के बीच में 4-5 साल काम किया। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी, बहुत सारे सिफारिशें पेश करें कि पुलिस जो सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, उसमें ये सुधार किए जाने चाहिए। पुलिस व्यवस्था मतलब मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको सही प्रकार से लागू करवाना, कानून व्यवस्था जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखना, नागरिकों के जान माल की सुरक्षा करना, ये मोटी मोटा काम पुलिस का होता है। ये एक प्रकार से निकाय है, एक संस्था है और राज्य सरकार की। इसका काम शांति व्यवस्था मुख्य रूप से बनाए रखना है। तो 1977 में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का जब गठन किया गया, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का जब गठन किया गया, तो उसमें डॉक्टर प्रकाश सिंह या डीजीपी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बहुत सारी सिफारिशें पेश की गई, लेकिन सरकारें उस समय ठीक प्रकार से उसको लागू नहीं कर पाई। डॉक्टर डीजीपी प्रकाश सिंह फिर उसको लेकर के, इस पूरे मसले को लेकर के कि इस रिकमेंडेशंस को सही प्रकार से सभी राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाए। 1996 में 1996 में वो सर्वोच्च न्यायालय चले गए। उन्होंने वहाँ पे पिटिशंस फाइल की कि सर इसमें पुलिस सुधार में ये काम किए जाने चाहिए, कृपया आप इस पर विचार करें और अपनी तरफ से गाइडलाइंस निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 साल तक उस पर विचार किया, मतलब समय काफ़ी लंबा लगा। भारत के जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ये बहुत बड़ी खामी है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। कोई भी केस होता है वो बहुत लंबा चलता है। करोड़ों केस भारत में लंबित हैं सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में। उनमें जजों की कमी की वजह से केसेस लंबे चलते हैं और बहुत सारे कानूनी दांव पेच होते हैं, जिसके कारण से केसेस लंबे चल जाते हैं। लेकिन इस रिकमेंडेशंस को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर से एक बार वेरीफाई करके उसको गाइडलाइंस के रूप में निकाला जाए, का जो पिटीशन है 1996 में डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा जो डाला गया था, पिटीशन फाइल किया गया था, उसका जो निर्णय है वो 2006 में आया, यानी कि 10 साल बाद। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस किया। एक तो था कि जो पुलिस सुधार में सबसे बड़ा काम स्वायत्तता का होना चाहिए, यानी कि पुलिस के ऊपर किसी प्रकार से बाहरी दबाव ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, पूरी तरीके से स्वायत्त हों, स्वतंत्र हों, वो अपनी तरीके से काम करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के ऊपर या पुलिस अधिकारियों के ऊपर या जो वरिष्ठ अधिकारी जन होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होता है। कई सारे मूवीज़ में ऐसा दिखाया भी जाता है, और मूवी हमारे समाज का आईना होती है। जो उसमें दिखाया जा रहा है लगभग सही बातें होंगी तभी दिखाया जा रहा है। आए दिन ऐसा देखा जाता है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि जो डीजीपी, आईजी, एसपी और एसएचओ हैं, इनको जब कहीं पर पदस्थान किया जाए, उनको भेजा जाए, तो कम से कम 2 साल तक वो वहाँ पर रहें, वहाँ पर काम करें, वहाँ पर सेवा दें अपने। लेकिन ऐसे भी मामले देखे गए हैं जब किसी बड़े रैंक के अधिकारी को केवल 2 महीने के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कोई अधिकारी जो एक आईएएस की तैयारी करके आया है, परीक्षा यूपीएससी परीक्षा दिया है, पास करके आया है, वो चाहता है, उसके मन में इच्छा है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन लाए। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक कल्चर है, उसमें कुछ परिवर्तन लेकर के आए।
वो सकारात्मक दिशा की ओर अपने देश को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी आ जाते हैं। तो इस राजनीतिक दबाव से पूरी तरीके से वो मुक्त रहें, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि उनको पूरी तरीके से स्वायत्त संस्था के रूप में उसको स्थापित किया जाए। और दूसरा उनका था कि उनका जो जवाबदेही जो है, जवाबदेही पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनकी ओर ज़्यादा ना रहे, उनकी ओर रहे ठीक है, लेकिन उनका जो रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है उसके अनुरूप, जो संविधान के मूल्य हैं, वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, समानता है, स्वतंत्रता है, लोगों को न्याय मिले इसका है, शांति स्थापना का है, एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना की जाए इसका है, एकता का, अखंडता का, इन सब का जो मूल्य है उसको अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी अंतरात्मा में बसाते हुए उसके अनुरूप हमारी पुलिस प्रशासन काम करे, यानी कि उसकी जवाबदेहिता पूरी तरीके से संवैधानिक मूल्यों के प्रति हो, ना कि राजनीतिक जो कुछ तुच्छ प्राणी जो राजनीति में चले जाते हैं उनके कारण जो दबाव पुलिसकर्मियों या जो आईएएस अधिकारियों के ऊपर पड़ता है वो ना हो। यानी कि जवाबदेहिता उनकी संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए, स्वायत्त इस संस्था के रूप में उनको स्थापित किया जाए। उनका जो पुलिस का काम है, जो आईएएस अधिकारियों का काम है, वो एक प्रकार से लोकोन्मुख हो। जैसे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जो भारत का नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी कहा गया है कि भारत की जो जनता है उसको एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए, भारत की जनता के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा। तो आईएएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो हैं, पुलिस अफसर जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, उनका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। यानी मुख्य रूप से ये 3 बिंदु थे। इस पर ठीक प्रकार से काम नहीं किया जा सका है। अभी भी कई बहुत सारे जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं, जैसे हरियाणा में एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने एक भूमि विवाद में बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और वहाँ के जो स्थानीय विधायक वगैरह थे, उनके दबाव इतना ज़्यादा उनके ऊपर पड़ा कि वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए। एक प्रकार से वो डिप्रेशन या डीमोटिवेट टाइप के हो गए। उनका मैं इंटरव्यू देखा था, करीब 1 घंटे का इंटरव्यू। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। और आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी जो हैं वो अपना एक प्रकार से वो छोड़ रहे हैं अपनी नौकरी को। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जब इतनी मेहनत करके किसी परीक्षा को पास करके आए हैं, उनका जो सपना है उस सपने पे पानी फेर दिया जा रहा है। एक प्रकार से उनके ऊपर पॉलिटिकल नकारात्मक दबाव डाले जा रहे हैं। जब इस प्रकार के माहौल देश में बने रहेंगे तो कोई क्यों आईएएस अफसर बनना चाहेगा, कोई क्यों पुलिसकर्मी बनना चाहेगा? अगर बनना भी चाहेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ हो सकता है, या अगर बनना चाहे हो सकता है कि वो कुछ करना चाहे इसके लिए बने। लेकिन जब उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना ज़्यादा रहेगा तो वो कैसे अपने जो उसकी अच्छी बातें हैं, वो जो चाह रहा है कि समाज में ये परिवर्तन होना चाहिए, वो कैसे कर पाएगा? तो इसमें काम करना चाहिए। पुलिस सुधार में एक अवसंरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं, उस पर भी विशेष रूप से राज्य सरकार को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रतापगढ़ में एक थाना क्षेत्र है, कोहंडोर थाना क्षेत्र। कोहंडोर का जो थाना है वो इतनी बुरी तरीके से वो है कि खपड़े में चलता है। यानी कि वो जो पूरा थाना बना हुआ है वो खपड़े टाइप का बना हुआ है, छान छप्पर हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं वो ठीक प्रकार से नहीं है। पूरा बारिश हो जाए तो पूरा थाना भर जाता है पानी से। तो जब उनके रहने का स्थान इतना ठीक नहीं, उनका ऑफिस ठीक नहीं है, उनके जेल ठीक नहीं है, वहाँ पे आसपास में इतनी गंदगी है कि मच्छर इतने ज़्यादा आते हैं कि वो वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। तो वो अपने जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? यानी कि उनका जो बिल्डिंग है, उनका जो स्थान है, जहाँ पर उनके ऑफिसेज हैं, जहाँ उनके जेल हैं, उसको सही प्रकार से स्वच्छ रूप में उसको स्थापित किया जाना चाहिए। और कम से कम बिल्डिंग तो अच्छी तरीके से बनाया ही जाए, बारिश आ जाए, हवा आ जाए, पता लगा उड़ जाए खबड़ा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। और ये कि पुलिस अधिकारी जो हैं, भारत में पुलिस की संख्या भी कम है। जैसे एक मानक ये माना जाता है कि भारत के हिसाब से कि 222 पुलिस जो हैं वो प्रति 1 लाख नागरिक के ऊपर होने चाहिए, लेकिन भारत में 189
पुलिस अधिकारी हैं जो 1 लाख पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि करीब 32-33 पुलिस अधिकारी प्रति 1 लाख के पीछे कम है। यानी पुलिस अधिकारियों को चयन जो स्वीकृति है वो अधिक मात्रा में और बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो आनुपातिक रूप से काम किया जाना चाहिए वो सही प्रकार से हो सके। क्योंकि जब पुलिस अधिकारियों की सब संख्या जब कम रहेगी तो उनके जो वर्किंग आवर हैं, काम करने के जो घंटे हैं वो बढ़ जाएंगे। वो उनको 8 घंटा काम करना चाहिए तो वो 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा काम करेंगे। और जब 18-18 घंटा काम करेंगे, समाज में इतनी सारी चीज़ें उनके सामने इतने सारे केसेस आएंगे, इसके बाद भी अगर उनके साथ एक्सपेक्ट किया जाए कि वो शांति से रहें, वो किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। कोई व्यक्ति 18-18 घंटे रोज़ यदि काम करेगा तो उसका दिमाग तो अपने आप ही पागल हो जाएगा। वो कहीं कोई गलत काम देखेगा तो एक लाठी मार देगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस ना हो पाए उसके अंदर में, उसको किसी प्रकार का तनाव ना हो। जैसे एक तनाव ये भी देखा जाता है कि FIR जो दर्ज कराए जाते हैं, FIR यदि किसी थाने क्षेत्र में FIR की मात्रा बढ़ गई है तो जब उनके सीनियर पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनके साथ जब कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, तो वो पूछेंगे भाई आपके यहाँ पे थाने क्षेत्र में इतने सारे केसेस कैसे आ रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ पे प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी केसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको उच्च अधिकारियों के द्वारा भी डांट सुननी पड़ेगी। तो पुलिस अधिकारी क्यों FIR दर्ज करेंगे? FIR दर्ज करना नहीं चाहेंगे। वैसे भी अगर कोई FIR दर्ज किया जाएगा तो साइट पर जाएंगे, घटना स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे छानबीन करेंगे, एविडेंस इकट्ठा करेंगे। उनका काम तो वैसे ही बढ़ जाना है। काम वो करें भी काम, FIR बहुत सारा फाइल भी करें, उसके बाद आगे से भी डांट पड़े कि आप इतना सारे केसेस कैसे आ रहे हैं। यानी उनको दो तरफा एक प्रकार से झेलना पड़ता है। वो नेकी करें तो, बंदी करें तो, गलत काम करें तो, सारा उनको झेलना पड़ता है। इसमें एक सुझाव ये दिया जा सकता है कि जो FIR दर्ज किया जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके लिए एक अलग ऑफिस का निर्माण किया जाना चाहिए। उसका थाने से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को यदि FIR दर्ज करानी है तो फला ऑफिस में जाए, मान लीजिए उसका नाम रख दिया जाए कि FIR ऑफिस या FIR रजिस्टर ऑफिस। वहाँ पर जाकर के कोई भी आम नागरिक अपना FIR दर्ज कराए, उसके बाद वो FIR ऑफिस से सीधा FIR थाने क्षेत्र में आ जाए, थाना अधीक्षक के पास आ जाए। यानी नागरिक का संपर्क सीधा FIR ऑफिस से हो, FIR ऑफिस का सीधा संपर्क थाने क्षेत्र से हो। तो उसमें इस चीज़ का दबाव नहीं होगा कि हमें केसेस को FIR को दर्ज करना है कि नहीं दर्ज करना है। केरल में बहुत भारी मात्रा में FIR दर्ज किए जाते हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था सही प्रकार से काम भी करती है, क्योंकि FIR की मात्रा वहाँ पे बढ़ी है। जब FIR की मात्रा बढ़ेगी तो लोगों में एक इस प्रकार की चेतना आएगी कि हमारा जो है बात सुना जा रहा है। और जब ज़्यादा मात्रा में FIR आएगा तो जो पुलिस प्रशासन है वो उस पर अच्छे प्रकार से काम कर पाएंगे। जब अच्छे प्रकार से काम कर पाएंगे तो एक शांति प्रिय, एक शांति निष्ठ समाज की स्थापना किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के इसमें यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारांश के रूप में अगर बताएं तो नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइंस 2006 में बनाई गई थी उसको सभी राज्य सरकार हूबहू या थोड़े बहुत संशोधन के साथ उसको जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार के जो पुलिस के साथ हर साल 500 से 800 900 शहीद हो जाते हैं, ये घटनाएं ना हो पाएँ। नंबर 2, जो पॉलिटिकल थ्योरी है या जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ इस प्रकार के चेंज किए जाने चाहिए कि उनका जो एक स्वायत्त संस्थाएं हैं या जो एक समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही हैं उनके ऊपर डायरेक्ट नकारात्मक इफेक्ट ना पड़ पाए, इस पर विचार करना चाहिए। और नंबर 3, जो अवसंरचनात्मक चीज़ें हैं, ढांचागत विकास है, जैसे कि उनके ऑफिसेज का निर्माण करना, उनको सही प्रकार से जो वाहन है वो प्रोवाइड करना, इस सब पे विशेष रूप से काम किया जाना चाहिए। और जो प्रशासनिक चीज़ें हैं जैसे कि FIR दर्ज करने की विधि क्या हो, उसके लिए IPC में और CRPC में क्या संशोधन किए जा सकते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जा सके, ताकि वो हमारे समाज के लिए सही प्रकार से काम कर सकें, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बात करनी थी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
ये इस वीडियो के जो नीचे आप देखेंगे लाल रंग का सब्सक्राइब होगा, उसके ऊपर आप विकास दुबे को पटक पटक के मारिए और उस लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके मित्र हों, साथी हों, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और मैं सही प्रकार के कंटेंट बना सकूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।